चलो दोस्तों, आज फिर क्लास उसी को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल व क्षार की समानता। उसी पर आगे क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती है और वो कैसे होती हैं, उसमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस क्लास में। तो मेरे साथ लगातार बने रहिए और पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो उसको देखिए, क्योंकि उसी से हम शुरू कर रहे हैं। उसी को वापस रिवाइज भी करेंगे लास्ट का जो पार्ट है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो अलग और ये अलग पार्ट हो जाता है। तो यही पढ़ा था अम्ल और क्षार की समानता। तो इनमें क्या क्या समानता होती है, तो मुख्य समानता की हमने बात की थी। वो समानता क्या थी कि दोनों के दोनों जो है वो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। अम्ल भी जलीय विलयन में आयनित हो जाता है और क्षार भी जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। इसके उदाहरण भी हमने देखे थे, जैसे HCl और NaOH का उदाहरण करके देखा था हमने। वो भी क्या होते हैं, HCl क्या होता है, H+ आयन देता है हाइड्रोजन में, और NaOH क्या था, OH- हाइड्रोजन आयन दे रहा था जल के अंदर। इसकी वजह से वो अम्ल और क्षार में अलग अलग दर्शाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के जो स्रावित होता है, आयनित होता है। जब HCl है, कोई भी आयन अम्ल है, वो आयनित होता है, तो उससे क्या क्या नज़र आते हैं, उसमें क्या फ़र्क आता है, अभिक्रिया कैसे होती है, उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, HCl को जल के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक H+ आयन देगा, दूसरा Cl- आयन देगा। तो H+ आयन जब देता है तो वो H+ आयन कभी भी जल में अकेला नहीं रहता है। एक समस्या ये रहती है कि H+ आयन, OH- आयन, H+ आयन कभी भी जल में अकेला नहीं रहता। तो वो क्या कर देता है, जब भी अम्ल को उसके अंदर डाले हैं तो H+ जो यहाँ से अलग हुआ, वो H+ जाके किसके साथ जुड़ जाता है, H2O के साथ, जल के साथ संयोग कर जाता है। और जल के साथ जब संयोग करता है तब वो कौन सा आयन बनाता है, H3O+। कौन सा बनाता है, H3O+ बनाता है, और साथ में Cl- अलग से आयनित होके रह जाता है। क्योंकि हमने इसमें देखा था कि HCl था, वो क्या कर रहा था, आयनित होके एक H+ और दूसरा Cl- था। तो H+ जल में क्या हो जाता है, इसके साथ क्रिया करके संयोग कर जाता है, और Cl- क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है। तो ये जब नया जो यौगिक बनता है जल के साथ मिलके, इसको कहते हैं हाइड्रोनियन। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोनियन आयन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियन आयन कहते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोनियन आयन। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी हाइड्रोजन जो है वो जल के साथ अलग से नहीं रहता, वो हमेशा जल के साथ क्या कर जाता है, संयोग कर जाता है और हाइड्रोनियन आयन के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अम्ल की समानता। अब क्षार की क्या समानता है, अम्ल और क्षार दोनों के दोनों आयनित हो रहे थे। अब क्षार की और अम्ल की समानता देखें तो क्षार क्या कर रहा था, NaOH का उदाहरण लेके हम देखें तो NaOH में एक तो Na+ के रूप में आ रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, OH- के रूप में आ रहा था। जब अम्ल और क्षार को जब आयनित करें तो उससे क्या बनेगा, इसका हम पता कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि एक अम्ल लिया, दूसरा क्षार लिया, उससे जल कैसे बना, ये चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं। तो अम्ल और क्षार इन दोनों को जब मिलाया तो इससे जल कैसे बना, तो ये जो है H+ आयन देता है और ये क्या देता है, OH- आयन। तो ये भी क्या कर जाते हैं आपस में, इन दोनों को मिलाने पर ये इससे दोनों अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और H और OH, तो H कितने हो गए, 2 हो गए, और O कितना हो गया, 1। तो क्या बन गया, ये H2O, ये बन गया जल। और पीछे जो आयन रह जाते हैं, एक Cl और दूसरा Na, ये मिलके क्या बना देते हैं, NaCl। तो ये क्या हो जाता है, लवणीय पदार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, लवणीय पदार्थ हो जाता है। तो ये लवणीय पदार्थ बन गया, और इसके साथ H+ और OH- जो आयन आयनित हो जाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, जल बना लेते हैं। इसी प्रकार ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ये स्थान लेती है। ठीक है, तो अम्ल और इसकी समानता की बात हो गई। अब समानता, जब इसको जल में मिलाया जाता है तो उसमें क्या फर्क आपको देखने को मिलता है। देखिए, जब इसको जल में मिलाते हैं, किसी भी अम्ल को या किसी भी क्षार को जल में मिलाते हैं, तो उसका जो आयन है वो उसकी सांद्रता धीरे धीरे जल में मिलाने पर क्या होती जाती है, कम हो जाती है। और सांद्रता में कमी आने का कारण ही क्या कहलाता है, उसको तनुकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देख रहे हैं, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर, जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो उसका जो आयन स्रावित होता है, उसके द्वारा आयन जो छोड़ा जाता है, अलग किया जाता है। जैसे अम्ल में H+ आयन और क्षार के अंदर OH- आयन, इसकी सांद्रता में प्रति इकाई क्या होती जाती है, कमी। प्रति एक आयन की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि वो जल के साथ घुलनशील होते जाते हैं। और जैसे जैसे उनकी सांद्रता में कमी आती है, उसके आयतन में कमी आती है, सांद्रता की आयतन में, और इसी को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो डाइल्यूट, क्या कहते हैं,
डाइल्यूट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और सांद्र को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेट, सांद्र को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेट, ठीक है। तो ये हो जाता है उसका तनुकरण। तो इसकी समानता के बारे में पूरी बात हो गई। और तनुकरण के बारे में पूछा जाता है कि तनुकरण क्या प्रक्रिया है, तो आपको इसकी परिभाषा लिख लेनी है जो मैंने अभी लिखवाई है। जल में अम्लीय क्षार को मिलाने पर उसकी आयन की सांद्रता में प्रति इकाई जो आयतन में कमी होती है उसी को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब बात आती है प्रबलता की। प्रबल मतलब कितना अधिक प्रभावी और दुर्बल का मतलब कम प्रभावी, ठीक है। तो प्रबल मतलब प्रबलता का मतलब होता है अधिक, कितना अधिक प्रभावी है, वो कैसे प्रभाव छोड़ता है अपना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे, प्रबलता मतलब अम्ल या क्षार होना, यह तो हम किसी सूचक के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अम्ल है वो कितना प्रभावी है, क्षार है जो कितना प्रभावी है, पदार्थ जो है वो अम्लीय स्तर में कितना प्रभावी है और क्षारीय स्तर में कितना प्रभावी है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए, इस बात का पता करने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक बनाया गया जिसको नाम दिया गया पीएच स्केल। जिसको क्या नाम दिया गया, पीएच स्केल। पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की सांद्रता, जैसे क्षार में हो या अम्ल में हो उसकी सांद्रता अधिक है तो वो अधिक अम्लीय है, और सांद्रता कम है तो वो कम अम्लीय हो जाएगी। क्षार में बात करें तो सांद्रता अधिक है तो अधिक क्षारीय, और कम सांद्रता है तो कम क्षारीय हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कितना अधिक घातक है और कितना कम घातक है। तो जो इस पीएच की परिभाषा बनती है वो क्या बनती है, यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का यंत्र है। पीएच स्केल जो बनाया गया यह किसी भी विलयन में उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है उसको मापने का जो यंत्र है वो क्या बनाया गया, पीएच स्केल बनाया गया, जिसको सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कैसे नापता है, कैसे पता करता है कि वह अधिक प्रभावी है या कम प्रभावी है, तो वह इसको विभिन्न रंगों के आधार पर पता करके बताता है। अलग अलग रंगों के आधार पर यह बताता है कि वह कितना अधिक प्रभावी है या कितना कम प्रभावी है, और विभिन्न अलग अलग रंगों के आधार पर उनका मान भी सेट किया गया है। तो पीएच स्केल का मान जो होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है। और इसका जो मध्य मान होता है 7, उसको उदासीन प्रवृत्ति माना जाता है। क्या माना जाता है, उदासीन प्रवृत्ति का माना जाता है। जो 7 पीएच मान है वो उदासीन प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसके बारे में हम इसको हटा देते हैं, इसके बाद इस पीएच के स्केल को है विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। अब पीएच स्केल को आप देख रहे हो और साइड में आपको यहाँ पर भी पीएच स्केल नज़र आ रही होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के कलर है और ऊपर मान दिए हुए गए हैं। तो उनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि किस कलर में आया हुआ है। जो पीएच का जो लिटमस पत्र होता है उसको जब उसमें डाले जाते हैं, विलयन में डालते हैं, तो लिटमस पत्र जिस प्रकार रंग प्रभावित करता है तो उसी प्रकार पीएच स्केल के रंग के अनुसार हम पता कर सकते हैं कि इसका जो विलयन है वो कैसा अम्लीय है या क्षारीय है, और कितना ज़्यादा अम्लीय है और कितना ज़्यादा क्षारीय है, ये चीज़ें हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो यही मैं आपको दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर साइड में आपको नज़र आ रहा है, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह का दे रखा है आपको, और इनमें क्या कलर भरा हुआ है, रंग भरा हुआ है। इस रंगों के आधार पर उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उनके ऊपर ऐसे नाम लिखे हैं 1 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक नाम लिखे गए हैं। तो इनके आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये देखो जो मध्य मान है इनका 7, वो कौन सी प्रवृत्ति का माना जाता है, उदासीन प्रवृत्ति का माना जाता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई सांद्रता और कोई क्षारीयता उसमें तनुकरण नजर नहीं आता है। तो 7 जो पीएच मान है वो उदासीन का माना जाता है, और 7 से जैसे ही कम आएंगे, 0 से बढ़कर 7 के बीच का जो पीएच मान है वो अम्ल का माना जाता है। किसका माना जाता है, अम्ल का पीएच मान होता है। अगर यह इस तरफ 0 की तरफ बढ़ता है, इस तरफ होता है, तो अम्ल का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे जैसे 7 से कम पीएच मान होगा वैसे वैसे अम्लता का प्रभाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे 7 से कम है तो थोड़ा अम्लीय, उससे धीरे धीरे कम होता जाएगा तो अम्लता का प्रभाव बढ़ जाता है, और 0 और 1 के बीच में जब अम्लता आती है तो यह अम्लता का सबसे अधिक प्रभाव हो जाता है। तो यहाँ पर अम्लता क्या होती है, सबसे अधिक मानी जाती है। और जैसे 7 के बाद अम्ल पीएच मान बढ़ता है तो 7 से पीछे जाते ही यहाँ पर क्षारीय का प्रभाव क्या होता जाता है, पड़ता जाता है। जैसे जैसे इधर जाएगा क्षारीयता उसकी और भी ज़्यादा
बढ़ती जाएगी और 14 पर जाने पर यह अधिक क्षारीय हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है तो वो क्या हो जाता है, उसका पीएच मान लगभग करीब 14 के माना जाता है, तो ये बहुत ही घातक पदार्थ हो जाता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो पीएच मान है वो करीबन 14 के माना जाता है, इसलिए यह बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है। और यहाँ पर MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसका क्या नाम हो जाएगा? मैग्नीशियम। दोस्तों ये बार बार मैं बता रहा हूँ इनके नाम, रासायनिक नाम, तो ये याद हो जाते हैं, तो इनको दोबारा आप भी साथ साथ में बोला करो तो यह आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान करीब 10 के माना जाता है। ठीक है, इसका पीएच मान जो है करीब 10 के होता है, इसलिए इसका प्रभाव भी कैसा है? क्षारीय है। तो इन दोनों में आप बताओ कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है और कम क्षारीय कौन है? तो मैंने आपको बताया कि क्षारीयता का प्रभाव इस तरह बढ़ रहा है, तो यह जो है यह अधिक क्षारीय होगा और यह कैसा क्षारीय होगा? कम क्षारीय होगा। और कम क्षारीय क्यों है? क्योंकि इसमें OH की जो सांद्रता है, OH की जो सांद्रता है उसके अंदर, विलयन के अंदर वो क्या है? कम है। OH विलयन की जो उपस्थिति है वो क्या है? कम है। इस वजह से यह क्या है? कम क्षारीय है, तो इसको दुर्बल क्षार भी कह सकते हैं। और इसकी जो OH की उपस्थिति है उस विलयन के अंदर वो क्या है? अधिक है, इसलिए इसको हम प्रबल क्षार भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? प्रबल क्षार। और ये क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार। अब अम्ल की बात करें तो ये जठर रस है, इसका पीएच मान करीब 0 और 1 के मध्य रहता है। और नींबू रस, इसका पीएच मान 2 और 3 के मध्य रहता है, करीब 2.2 के पास। नींबू जो होता है उसके अंदर का जो रस है वो बहुत ही खट्टा होता है, एक बार उसको चूसने पे दिमाग क्या हो जाता है? हिल जाता है, शरीर पूरा कंपा जाता है, क्योंकि उसका पीएच मान क्या होता है? 2.2 होता है, जो अधिक अम्लीय होता है। तो ये चीज़ें क्या है वो हमें टेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अम्लीय और घातक हो सकती हैं। जठर रस, इसमें क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। तो HCl क्या होता है? बहुत ही घातक अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, इसको HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। बहुत ही अधिक घातक है, इस वजह से इसको छूना पर हाथ जल भी जा सकता है। इसलिए कभी भी जो प्रबल अम्ल है उनको और प्रबल क्षार को कभी भी छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए पर अम्ल, प्रबल अम्ल की बात हो गई। तो नींबू रस के बारे में हो गया। शुद्ध जल, इसका जो पीएच मान है वो क्या होता है? 7 होता है। इसका पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। यह पूरी तरह से उदासीन होता है। इसी में अगर विद्युत का प्रवाह करवाया जाए तो विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इसी में कोई किसी प्रकार का आयन उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए इससे विद्युत पास नहीं हो सकती। जल के अंदर से विद्युत पास होती है, लेकिन शुद्ध जल के अंदर से नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई प्रकार का आयन उपस्थित नहीं होता है। और इसकी सांद्रता क्या, पीएच मान कितना रहता है? 7 रहता है और उदासीन प्रवृत्ति का है। और रक्त की बात हो रही है तो रक्त का पीएच मान 7 और 8 के बीच में करीब 7.4 के पास होता है। हमारा जो शरीर का रक्त है उसका पीएच मान 7.4 के करीब होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई पीएच स्केल की बात। इसमें अलग अलग रंग है, तो रंगों के आधार पर जैसे यहाँ से शुरू हुआ, तो अगर ऐसा रंग है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 0 और 1 के मध्य होता, और 0 1 के मध्य है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है। और इसी प्रकार अलग अलग रंग, इसका जो रंग है इसमें दर्शाया गया, अगर पीएच स्केल पर वैसा रंग आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पीएच मान है वो कैसा होगा? 13 और 14 के बीच में होगा। और इस वजह से हम पता लग कर सकते हैं कि कौन सा अधिक घातक है और कौन सा कम घातक है। और जो 7 के आसपास वाले हैं वो कम घातक माने जाते हैं, क्योंकि वो दुर्बल होते हैं। अम्ल में है तो दुर्बल अम्ल, और क्षार में है तो दुर्बल क्षार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगी पीएच स्केल की बात। अब पीएच स्केल का ये जो पीएच है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? हमारे जो हमेशा की जो रहन सहन है, खान पान है, उसमें, और हमारे शरीर है, जितने भी दैनिक जीवन में हमारे जितने महत्व है उनमें क्या उपयोग है पीएच का, उसको देखते हैं। तो हमारा शरीर जो है इसका जो पीएच मान है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में, मतलब क्षारीय रहता है। उदासीनता से लेकर क्षारीय प्रवृत्ति का रहता है। हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से लेकर 7.8, क्योंकि यह क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमारे शरीर का पीएच हो गया 7 से 7.8 पर। अब अम्लीय वर्षा की बात करें, हमें कहते हैं कि शुरुआती जो पहली वर्षा होती है उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, उस पानी को एकत्रित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसको अम्लीय वर्षा माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होती है तो हमारे पृथ्वी से कई प्रकार के प्रदूषक गैस के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित
पानी की जो बूंदे हैं उनके साथ में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और उसमें विलेन के रूप में उसी में समा जाते हैं। और जब पहली बरसात होती है तो वही पानी की बूंदें क्या आ जाती है, ज़मीन पर आ जाती हैं। और तो वह पानी की बूंदें उस समय क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। और वो बूंदें जैसे ही ज़मीन पर आएगी तो वह अम्लीय वर्षा के रूप में मानी जाती हैं। तो उस पानी को कभी भी संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 5.6 से कम है। 5.6 से अगर अधिक है तो वो ज़्यादा अम्लीय नहीं माना जाता है, और 5.6 से अगर कम है तो वो बहुत ही अधिक अम्लीय माना जाता है। और जैसे जैसे 4 से अगर कम हो जाए अम्ल वर्षा का जो मान है, उस वर्षा का जो पीएच मान है वो 4 से कम हो जाए तो वह बहुत ही घातक वर्षा मानी जाती है, अम्ल वर्षा मानी जाती है। ठीक है। अब रक्त का पीएच हमने अभी बताया आपको 7.4 के करीब माना जाता है। अब मिट्टी का पीएच में तो हमारे जो हम जो पेड़ पौधे उगाते हैं, मिट्टी है जो हमारे आसपास आपको नज़र आती है, उसमें का भी पीएच मान होता है। तो वह पीएच मान अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा अम्लीय कोई क्षारीय होती है। तो यह कैसे पता कर सकते हैं हम, तो इसका पता करने के लिए आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जो कृषि वैज्ञानिक है वो मिट्टी की पीएच को क्या करते हैं, नापते हैं, पता लगाते हैं कि इसका पीएच मान कैसा है, यह कितनी अम्लीय और कितनी कम है। तो जो अधिक अम्लीय होती हैं उसको क्या कहते हैं, बंजर जमीन कह जाते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी धान वगैरह कोई भी पेड़ पौधा आसानी से नहीं उगता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी पेड़ पौधे उगाते हैं तो उसमें खाद डालने का काम करते हैं। और खाद कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, और वह अम्लता के प्रभाव को क्या करती है, कम करती है, जिससे हमारे जो उपज है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो पीएच मान अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है, और उसको नियंत्रित करने के लिए उसकी जांच करवाई जाती है, और उसमें अलग अलग किस्म की खाद डाली जाती है ताकि उसके पीएच को नियंत्रित किया जा सके। अब अगली बात आती है पाचन तंत्र में पीएच की। तो पाचन तंत्र में पीएच कैसे कार्य करता है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर जठर रस की बात हो रही थी। और जठर किसको कहते हैं, जठर हमारे पेट को कहते हैं, अमाशय को कहते हैं, जिसमें भोजन जाके क्या होता है, स्टोर होता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, अमाशय के अंदर जाके स्टोर होता है। और अमाशय के अंदर जो भोजन का पाचन होता है उसमें एक महत्वपूर्ण सहायक अम्ल है, वो कौन सा है, जठर अम्ल है, जठर रस है, जो अमाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। और अमाशय के द्वारा स्रावित जो जठर रस होता है उसमें मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि जठर रस का पीएच मान तो बहुत ही घातक होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, लेकिन वो क्या कहता है, सिर्फ उतना ही घातक, उतने कम मात्रा में स्रावित किया जाता है ताकि वो सिर्फ भोजन का पाचन ही कर सके। कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ हम ग्रहण कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिनका पाचन आसानी से नहीं हो पाता, तो हो पाता है। उस समय क्या होता है, जठर रस की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ जाती है, और वो उसको पाचन करने में सहायक नहीं होती है। इस वजह से उसकी मात्रा बढ़ने से हमारे पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। और उस जलन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गोलियां खाते हैं। तो उस गोलियां को जब खाते हैं तो वह गोलियां किससे बनी होती हैं, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की होती हैं। उसको सेवन करने से उस जठर रस का क्या किया जा सकता है, यह कम किया जा सकता है। इसको एंटा एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटा एसिड भी कहते हैं। एंटा एसिड मतलब एसिड के प्रभाव को कम करने वाला, एसिड के प्रभाव को कम करने वाला। ये क्या है, क्योंकि हमें प्रबल क्षार का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही घातक होता है, इसलिए दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। जितने भी मेडिसिन होती है उनमें दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, ताकि हमारे ज़्यादा घातक भी ना हो, कोई साइड इफेक्ट भी ना करे, और अम्ल के प्रभाव को भी क्या करते जाए, कम करता जाए। तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, और क्षार के प्रभाव को कम करने के लिए अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है। तो यह जो पाचन तंत्र होता है इसका जो महत्व है ध्यान से देखिए। तो इसमें कौन सा अम्ल स्रावित होता है, HCl, वो जठर रस के रूप में होता है। कहाँ होता है, अमाशय के अंदर। कहाँ होता है, अमाशय के अंदर इससे स्रावित होता है। इसके बाद इसका निवारक के रूप में एंटासिड जो गोली ली जाती है वो निवारक के रूप में ली जाती हैं, और इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। तो यह नाम आपको ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो MgOH2 को कहते हैं। किसको कहते हैं,
MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसका निवारक है, किसका है? जठर रस के प्रभाव को कम करने के लिए। किसके लिए? जठर रस के प्रभाव को कम करने के लिए क्या लिया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। तो इसको दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यह लेने से हमारे जो शरीर का जो पीएच अम्ल का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम होता जाता है, उदासीन की तरफ होता जाता है, और हमारा पेट क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी है। ये तो हो गया पाचन तंत्र का, हो गया। अब दांतों के बारे में बात करें। दांतों की जो बात करें तो दांतों में भी क्या होता है? पीएच होता है। दांतों में भी क्या होता है? दांतों का पीएच। यह मुंह के अंदर दांत होते हैं, इसका पीएच क्या होता है? नियंत्रित रहता है, 5.5 से अधिक ही रहता है। और जैसे ही दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होता है, जैसे ही दांतों का जो पीएच है, मुंह का पीएच मान है, वो 5.5 से कम होने लगता है, तो वह दंत क्षय का कारण बनता है। दंत क्षय का कारण बनता है। और दंत क्षय का कारण, दंत क्षय मतलब दांत नहीं टूटते। इसमें क्या होता है? दांतों की ऊपरी जो परत होती है, जिसको दांतों का इनेमल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? दांतों का इनेमल, और हिंदी में क्या कहते हैं? दंत वल्क। इसको क्या कहते हैं? दंत वल्क कहते हैं। ठीक है, तो दांतों की जो ऊपरी परत है उसका संक्षारण होना शुरू हो जाता है, वह टूटने लगती है, छोटी छोटी पपड़ी के रूप में उतरने लगती हैं। इससे क्या होता है? जो कठोरता है दांतों की वो धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो दांतों का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इससे बचाव के लिए हम क्या किया जाते हैं? रोज सुबह ब्रश करते हैं, और ब्रश में जो दंत मंजन लेते हैं, ब्रश में जो दंत मंजन लेते हैं, वो दंत मंजन किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो अम्ल के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है। अब बात हो रही थी इनेमल की, दांतों के इनेमल की, दांतों के ऊपरी परत की। तो यह किससे बनी होती है? यह दोस्तों बनी होती है कैल्शियम। तो इनेमल की बात होती है। इनेमल यह किससे बनी होती है? यह बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये किससे बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। और हाइड्रोक्सी एपेटाइट यह ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलता है, इसका दूसरा नाम देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। यह इसी का ही क्रिस्टलीय रूप है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, यह कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलीय रूप है। तो ज़्यादातर आपको कैल्शियम फॉस्फेट ही दिखा हुआ नजर आएगा, तो इसका सही आंसर कैल्शियम फॉस्फेट भी है। और अगर आपको इस तरह का नजर आए तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी इसका जवाब दे सकते हो। ये क्या होती है? इसकी एनिमल होती है, दांतों की ऊपरी जो परत होती है, जो बहुत ही कठोर होती है। जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है वो यही है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये तो हो गया दांतों के बारे में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दांतों के पीएच को कम होने से बचाने के लिए, उसके क्षय को, उसे संक्षारण को बचाने के लिए हमें सुबह ब्रश करना चाहिए। अब यह कैसे अम्लीय प्रभाव कैसे होता है? जैसे हम सुबह क्या करते हैं? खाना खाते हैं, सुबह शाम जो भी जब खाना खाते हैं, तो खाने के दौरान जब हमारे दांतों के अंदर कुछ टुकड़े खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं और रह जाते हैं, और मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया उन खाने के पदार्थों को क्या करते हैं? उसको निम्नीकरण करने का कार्य करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करते हैं। और बांटने के दौरान जो बैक्टीरिया वो अम्ल को स्रावित करते हैं, और जैसे जैसे अम्ल का प्रभाव उसमें क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, और यह एनिमल के लिए खतरा हो जाता है, जो उसके पीएच मान को क्या कर रहा है? 5.5 से कम कर रहा है, मतलब अम्लीय कर रहा है, और यह दंत क्षय का कारण बनता है। इसीलिए हमें सुबह शाम ब्रश करने की ज़रूरत है, और ब्रश के द्वारा हम उस क्षारीय जो दंत मंजन है उसके द्वारा उस अम्ल के प्रभाव को क्या करते हैं? कम करते हैं, और हमारे दंत क्षय को रोकने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दांतों का पीएच। अब अगला जो टॉपिक है वह उस पर चर्चा करते हैं। आगे बात करें मधुमक्खी के डंक की, तो मधुमक्खी डंक में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जो जब डंक लगाते हैं, हमारे शरीर पर जब डंक मारती है मधुमक्खी, तो वहाँ पर क्या होने लगती है? सूजन आ जाती है, जलन होने लगती है। तो वह किसकी वजह से होता है? उस फार्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल कहो, या उसको फार्मिक अम्ल कहो, उसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। ये इसका रासायनिक सूत्र है फार्मिक अम्ल का या
मैथेनोइक अम्ल कहो, इसके वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। और उस जलन को कम करने के लिए, उसके इलाज के लिए हमारे घर पर यह वस्तु आसानी से मिल सकती है, बेकिंग सोडा, जो खाने में उपयोग में लिया जाता है, खाने को पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है बेकिंग सोडा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी इससे पहले। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये इसके दो नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या सोडियम बाइकार्बोनेट कहो। यह एक प्रकार का क्या है, दुर्बल क्षार है। यह कैसी प्रवृत्ति है, दुर्बल क्षार है, क्योंकि वह इस फार्मिक अम्ल को, इस अम्ल को क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को कम करने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्या है, एक क्षार है। और कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार है। तो ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। और यह किसके इलाज के लिए लिया जाता है, जब मधुमक्खी या कोई चींटी जब काटती है तो उसके स्थान पर लगाने के लिए काम में लिया जा सकता है इसको। और ज़्यादातर बेकिंग सोडा, बेक का मतलब पकाना ही होता है, तो खाना पकाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अब एक बात होती है पौधों की। पौधों की बात करें तो एक नेटल नामक पौधा पाया जाता है, जो ज़्यादातर जंगलों में पाया जाता है। हम जब चलते हैं तो चलते वक्त नेटल की जो पत्तियां होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे रुईदार बाल होते हैं। तो उस बाल वजह से, वो बाल हमारे शरीर में चुभने की वजह से, वो भी बाल भी क्या होते हैं, अम्ल स्रावित करते हैं। और कौन सा अम्ल स्रावित करते हैं, वही अम्ल जो इससे पहले हमने पढ़ा, मैथेनोइक अम्ल, या इसको क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं, यही स्रावित करता है। और इसके इलाज के लिए वहाँ पर हमारे पास बेकिंग सोडा तो उपलब्ध नहीं होता जंगलों में, लेकिन उसके इलाज के लिए वहीं पर आसपास एक डॉक नामक पौधा पाया जाता है, जिसकी पत्तियों को अगर उसके ऊपर रगड़ा जाए, उस जहाँ पर वह बाल हमारे चिटके हैं वहाँ पर अगर लगाया जाए, डॉक नामक पौधे की पत्तियों को अगर लगाया जाए, तो वह उसके प्रभाव को, अम्ल के प्रभाव को क्या कर लेती है, कम कर लेते हैं। तो इससे हमें काफ़ी आराम मिल सकता है। अब ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में कहाँ पर यह अम्लता आपको नजर आती है, तो ग्रहों में शुक्र ग्रह की बात करें, कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह की बात करें तो उसका जो वायुमंडल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। बार बार बता रहा हूँ, ये प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं। अम्लों का राजा किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। तो ये चीज़ है, इसका बना हुआ होता है वायुमंडल, कहाँ पर है, शुक्र ग्रह पर। ठीक है, और भी ऐसे कई प्राकृतिक स्रोत है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, इमली है, जो हम खाने में उपयोग में लेते हैं और वो काफ़ी खट्टे होते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। लेकिन कौन कौन सा होता है उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH, जिसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल को मैथेनोइक अम्ल कहते हैं, उसी प्रकार एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। क्या कह सकते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। अब बात करें नींबू और संतरा की, तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली जो आपने देखी होगी, खाते भी हो, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। टमाटर सब्जी जो है हम दैनिक अपने भोजन में उपयोग में लेते हैं, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही जो हम डेली खाते हैं, खट्टे होते हैं, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में भी, जो भी मधुमक्खी के डंक में, वो भी चींटी के डंक में भी होता है अम्ल। कौन सा अम्ल है, मैथेनोइक अम्ल का हो या इसको फार्मिक अम्ल को, बात एक है। तो ये कुछ प्राकृतिक स्रोत थे, इनमें जो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये तो अम्लों की बात पूरी होगी। जो पीएच का महत्व है, अम्ल का महत्व है, वो हमारे शरीर में कैसा है, इसके बारे में तो हमने यह पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लवण पर आधारित रहेगा। अम्ल और क्षार की काफ़ी
हमने चर्चा कर ली इस टॉपिक में, तो ये टॉपिक अम्ल क्षार का लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है लवण की। जो लवण बनते हैं उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और वह कहाँ कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं, किस किस प्रकार के हैं, उनके रासायनिक नाम, उनके रासायनिक सूत्र, पूरी की पूरी जानकारी हम अगली क्लास में सारी की सारी पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपने देखा होगा और अगले वीडियो पर भी ध्यान रखना, उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, इसलिए बेल आइकन दबाते रहना। और ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम नामक लिंक दे रखा होगा, उस पर आपको सारा का सारा PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से हम प्रदान कर रहे हैं। अगली क्लास का इंतजार करिए और उसमें लवणों के जो उपयोग है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह चैप्टर एक इस प्रकार से भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर कंपटीशन के उपयोग में, क्योंकि ये सारे के सारे प्राकृतिक स्रोत हैं और जो इनमें कौन कौन से डंक पाए जाते हैं, pH स्केल का महत्व, pH मान, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, ये सारे के सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का, इस पार्ट का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है और बहुत अच्छा पार्ट है। तो को आशा करूंगा कि आप इसको बार बार पढ़ के अच्छी तरह से रिवाइज करके तैयार कर लेंगे और इस पार्ट पूरा होने के बाद इसका आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, अगली क्लास का इंतजार करिए। धन्यवाद।